नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का परिचर्चा। आज दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 24 अगस्त को इसकी बाज़ाब्ता अधिसूचना जारी हो जाएगी और 24 सितंबर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 12 दिसंबर तक अंतिम मतदान होगा। अभी जो पंचायत चुनाव चल रहे, बहुत सारे युवा इस चुनाव में भाग लेने वाले हैं और हमारे चैनल पे पूछते हैं कि चुनाव जीतने का कोई शॉर्टकट तरीका बता दीजिए। लेकिन चुनाव जीतने के लिए मैं बार बार बताता हूं कि सबसे पहले आप पब्लिक के बीच में अपना विजन रखिए और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें क्या खामियां हैं, क्या इसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार हो सकता है, इस पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सिंह, जो कई मीडिया घरानों में, अखबारों में संपादक के पद पर रह चुके हैं और अभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स के बीच उनकी जीवनी के, उनकी छुपे हुए पहलुओं को लाते हैं। इनका द फ्रीडम नाम से एक चैनल भी है और वो काफ़ी 1 लाख लोग उन्हें पसंद करते हैं और ये चर्चा के लिए आए हुए हैं। और मेरे इस तरफ हैं मणिकांत पांडे जी। आंचलिक पत्रकारिता में इनकी विशेष पकड़ है और ख़ास करके इनकी पकड़ वैसे जगह है जहां से आप आते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले जो युवा हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास बहुत नज़दीकी से उनको देखते हैं, उनके क्रियाकलापों को देखते हैं। तो मणिकांत पांडे जी का मैं अपने ठोक चैनल में स्वागत करता हूं। मणिकांत पांडे जी, और इस तरफ है सुधीर जी, आपका मेरे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। हम सबसे पहला जो हम चर्चा करना चाहेंगे सुधीर जी से कि सर हमें यह बताइए कि क्या कोई चुनाव जीतने का कोई शॉर्टकट तरीका है? चुनाव जीतने का एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है जो अभी हम लोग पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं, जैसे तालिबान ने किया है, वो जीत लिया, पूरा एक देश ही जीत लिया। जी जी। तो एक तरीका वो है, लेकिन वो मान्य तरीका नहीं है। जी। ठीक है, एक होता है मान्य तरीका, और मान्य तरीका ये है कि आप जनता के दिल में जगह तो बनाइए ही, साथ ही हमेशा याद रखिए कि आप कौन सी लकीर खींचने जा रहे हैं, आपका कार्यकाल किस रूप में याद रखा जाएगा। जीतने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपको जीतने के बाद या आप जब चुनाव लड़ रहे हो उस दौरान आपको किस रूप में याद रखा जाएगा। मतलब आप विजन क्लियर करना है सबसे पहले। अब दूसरी तरफ है मणिकांत जी, चुनाव में आपने बहुत नज़दीक से पंचायत चुनाव का कवर किया था, तो आपने क्या देखा? जी नमस्कार। पिछले बार जो पंचायत चुनाव में हम लोग कार्य किए थे और वहाँ देखा गया था कि कई ऐसे उम्मीदवार की जीत हुई जिन्होंने पटल पर कार्य करके दिखाया है। और वैसे भी उम्मीदवार आ जाते हैं, बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जो कुछ काम नहीं करना भी नहीं चाहते, केवल जीत हासिल करना चाहते हैं। तो अब चुनाव में कोई बेवकूफ़ नहीं रह गया है। सारे लोग हैं, सब समझते हैं कि चुनाव में आने का उनका मकसद क्या है, चुनाव जीतेंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये तो बात हो गई, मतलब जो करेंगे, मतलब कैसे लोग जीते, जो पिछले बार आपने काम किया उन कैसे लोग जीते, मतलब बहुत सारे लोग तो हारे भी होंगे, तो कैसे लोग, उनमें क्या खासियत है कि वो चुनाव जीता उन्होंने? हाँ, तो उन्होंने तो सबसे पहले काम किए, लोग के बीच में गए, बातचीत किए कि चुनाव जीतने के बाद हम क्या करेंगे और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या किया। इनकी बातों का पूरे लबोलुआब यह है कि आप पहले अपना विजन को क्लियर करना है कि आप बताइए, एक रूपरेखा दीजिए कि हम चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे और मैं चुनाव में क्यों आ रहा हूं। सुधीर जी से मैं बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। अभी पंचायत चुनाव का मतलब यह होता है, जो तैयारी में जो लगे हुए हैं बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया है और उनका इन्वेस्टमेंट पूछते हैं। जब मैं पूछता हूं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, चुनाव आयोग तो कहता है कि 20-25 हज़ार में चुनाव लड़ लेना है, तो 20-25 लाख वो अभी ही खर्च जुड़वा देते हैं। और का जो अवैध तरीके होते हैं, जैसे दारू, मुर्गा, जो बिहार में शराब बंद है लेकिन शराब का भी दौर चलता है। तो ऐसे उम्मीदवारों के सामने अगर कोई ईमानदार उम्मीदवार है, अगर सच्चा उम्मीदवार है, तो उसको कैसे काउंटर करेगा सर, आप बताइए।
देखिए अभय जी, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंभीर है और इस पर हमेशा ही बात की जाती है। इसमें जैसे ही ये चुनाव की घोषणा हुई है, तो यह सिर्फ उम्मीदवारों के लिए नहीं है जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या भावी उम्मीदवारों के लिए नहीं है, ये जनता के लिए भी अभी से मन बनाने का समय। चुनाव लड़ने वाले जब अपना मन बना रहे हों, तो ये घोषणा जनता के लिए भी जारी हुई है। और उस समय अब जनता भी अपना मन बनाए कि अगले 5 साल के लिए अपने किस्मत की बागडोर कैसे हाथों में देने जा रही है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप वोट देने जाएंगे या आपके पास जो लोग वोट मांगने आएगा, उस समय आप देख लीजिए कि ये आदमी कहीं आपको खरीदने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगर आपको खरीदने की कोशिश कर रहा है और अगर आप बिक गए, तो याद रखिए कि चूंकि आप बिक गए हैं, इसलिए अगले 5 साल तक आपके साथ अगर वो गुलामों की तरह बर्ताव करता है तो वो गलत नहीं करता, क्योंकि उसने आपको खरीदा था। इसलिए आप बिकिए नहीं, बल्कि किंग मेकर बनिए। आप ऐसे आदमी को मत दीजिए जो लगे कि हाँ वो आपके लिए काम करेगा। इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, पैसा, दारू, लोभ, प्रलोभन, इन सबको दरकिनार रख करके आप ऐसे प्रतिनिधि की तरफ ध्यान दीजिए जो आपके लिए बिल्कुल सोचे, वो करे कि हाँ ये अगर हम इस आदमी को चुनते हैं तो ये करेंगे। ये आपके मन बनाने के लिए, ये घोषणा उम्मीदवारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आम आदमी के लिए है, आम जनता के लिए है। बहुत बढ़िया बात बताया आप। और मैं मणिकांत जी से एक बहुत मतलब ऐसा बात कर जो आम तौर पर लोग बात करते तो हैं आपस में, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं करते हैं। क्योंकि मणिकांत जी आंचलिक पत्रकारिता में लोगों से मिलते जुलते हैं। इस बार अभी चुनाव की जैसे ही अधिसूचना जारी हुई है, चुनाव की बात चलती है, तो एक तबके में भीड़ ज़्यादा बढ़ा। एक पद के लिए बहुत भीड़ बढ़ गई है, वो वार्ड सदस्य के लिए। तो वार्ड सदस्य के लिए भीड़ इतनी बढ़ने का क्या तरीका, जबकि पंच सरपंच का कहीं कहीं खाली भी रह जाता है, जबकि सरपंच का कुछ ज़्यादा ही महत्व है, पावर ज़्यादा है। तो आप जब गांव में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये वार्ड में भीड़ क्यों बढ़ रही है, कुछ पता चलता? सर देखिए, यहाँ तक जहाँ तक बात की गई है लोगों से, और देखा जा रहा है कि अधिकांश ये जो वार्ड सदस्य के पद पर जो आ रहे हैं उम्मीदवार, तो वो खास करके अपने वार्ड के विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। जैसे कि पिछला चुनाव में हम लोग देखे कि जो चुनाव में जो वार्ड सदस्य जीत हासिल की, और उसने सिर्फ मकसद, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमाने का भी व्यू बनाया है। और आज भी लोग समझते हैं कि कमाने का पहले क्यों नहीं भीड़ रहती थी, अब क्या कमाई बढ़ गई है? अब क्या है कि जो भी सरकार की जो योजना है, तो इस बार जो ये नल जल योजना ही दिया गया था, प्रमुख योजना थी मुख्यमंत्री का, तो उसमें स्पष्ट कर दिया था कि मुखिया जी ये नहीं काम करवा सकते हैं, ये वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य जिम्मेवारी सौंपी गई थी। मतलब उनको जिम्मेवारी मतलब लगा कि सबसे निचले स्तर से हैं, तो इनको ज्यादा समस्या का पता होगा, इसलिए इनको काम करने का वित्तीय अधिकार दिया गया, जिम्मेवारी दी गई, उसमें कुछ दाएं बाएं हो गया। हाँ, अब सर अंतिम सत्र में चल रहा है परिचर्चा, और मैं आपसे, चूंकि एक हेवी वेट पद है आपका, इसलिए मैं कुछ हेवी सवाल ही पूछूंगा, गंभीर विषय का सवाल है कि सर मैं यह, आप हमको बताइए कि जो अभी महिलाओं का 50% आरक्षण है चुनाव में, इस चुनाव में आरक्षण है, और महिलाओं को कहा जाता है कि आज़ादी, ज़्यादा स्पेस दिया जाए, लेकिन अभी तक हमारा जो अनुभव है, हम लोग भी, मैं भी चूँकि पत्रकारिता करता हूँ, तो महिलाएं रबर स्टंप बनकर रह चुकी हैं। तो यह, इस पर कैसे निजात पाया जा सकता है? इस पर, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? इस पर हम लोग अपने मीडिया हाउस में भी चर्चा जब तब करते हैं, और इंटरेस्टिंग है, इस पर हम लोगों ने भी बातचीत की है। ये महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये क्रांतिकारी कदम है, लेकिन ये क्रांति नहीं हो गई है। विकास ऐसे ही होता है। आज वो अपने घर से बाहर निकल करके बैठक में शामिल होने लगी हैं, और वो धीरे धीरे इस तरह से सशक्त बनेंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आगे चल करके क्रमिक विकास की प्रक्रिया। हाँ, ये क्रमिक विकास है। आज उन्हें आरक्षण देकर के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप यकीन मानिए कि इसका धीरे धीरे असर होगा। आज बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जहां महिलाएं खुद आगे आकर के और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हर जगह वो स्थिति नहीं है। तो ये एक क्रमिक विकास है। ऐसा हम लोग ये उम्मीद करना कि बस कोई महिला घर से निकली, वो जीती और वो तुरंत मतलब
बहुत अधिक वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करने लगेगी, ऐसा ये सोचना भी नहीं रखना है, ऐसा ये कोई उम्मीद ऐसी नहीं रखनी चाहिए। ये उनका विकास है। शुरू जब भी लड़कियों को या महिलाओं को प्रोत्साहन किसी काम के लिए दिया जाता है, उसका मकसद होता है कि उन्हें धीरे धीरे मानसिक रूप से तैयार करना। वो देखते देखते यार एकदम इसकी गारंटी है कि थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि महिलाएं अपना वजूद खुद ये कर रही हैं, पहचान रही हैं और अपने हिसाब से काम करें। बहुत बड़े राजनीतिज्ञों को लेकर के भी देख सकते हैं। इंदिरा गांधी को कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था और वो इंदिरा गांधी समय के साथ देखिए कितनी मजबूत साबित हुई। तो ये होता है, ये उनका क्रमिक विकास का क्रम है। आज घर से बाहर निकली है, मीटिंग में बैठ, मतलब ये हिंदू से इंदिरा बनने की ये रास्ता है। लेकिन सर देखिए, हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में, वो ये तो हो गई जो घर की बंधुआ महिलाएं हो गई, लेकिन सर यह सच्चाई है कि लोकतंत्र का कहीं कहीं अपहरण भी हो जाता है। जहां आरक्षित सीट है, आरक्षण का लाभ जिन्हें मिला है, लेकिन उस इलाके के दबंग मुखिया जो खानदानी चले आ रहे थे मुखिया, उनको मौका नहीं मिला तो अपने घर की दाई को या अपने बनिहार को वो जितवा देते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर अखबारों में भी, आजकल के मीडिया के अखबारों में भी अगर पंचायत की मुखिया की बात चलती है तो उसी दबंग व्यक्ति का नाम ही छप भी जाता है। तो इस जो इस तरह का, इसको कौन से पहरादारी से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो उनमें जागरूकता, और इसके लिए सरकार भी प्रयास करती है। जीते हुए प्रतिनिधियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। सरकार ने भी किया है। कई ऐसे एनजीओ हैं या सामाजिक संगठन जो प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाते हैं। तो एक चीज़ तो यह है कि उनमें ये भरनी है भावना। दूसरे की उसके सपोर्ट में जो लोग आए, खास करके पत्रकारों की आपने बात की, पत्रकारों का दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है कि वो उनके साथ खड़े भी हों, उन्हें उनके अधिकार भी समझाएं। और पत्रकारों की जिम्मेदारी सिर्फ सूचना देना नहीं है, आम लोगों को जागरूक करना पत्रकारों की बहुत अहम जिम्मेदारी है। तो इसलिए जनता को भी जागरूक कीजिए और उस प्रतिनिधि को भी। हाँ, ये सच है कि सदियों से जो आदमी, जो समाज समुदाय दबा कुचला हुआ है, उसको उठने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन उसके साथ जब कुछ लोग खड़े होंगे तो वो निश्चित रूप से फिर उठेगा। जिम्मेवारी की बात करें तो जब पत्रकार हमारे बगल में हैं जिनकी जिम्मेवारी है, तो मणिकांत जी, आपको कुछ ऐसा अनुभव, आपने कोई ऐसा अनुभव है कि मतलब इस तरह के आपके सामने हुआ है, क्या किसी जानते हैं आप मैं नाम यहाँ पर नहीं लेने के लिए कहूँगा, लेकिन आप अपना अनुभव बता सकते हैं? जी, जैसा कि आपने पहले भी ये बताया कि ये जो खानदानी जो बता रहे थे कि कई ऐसे दबंग मुखिया कहा जाए, वो अपने उनको आरक्षण मिला, आरक्षण के बाद उनके नौकर या कई ऐसे आए हैं जिनको खड़ा किया गया, चुनाव भी जीते, पैसे के बल पर जीते, चाहे जैसे ही जीते, लेकिन जीते, लेकिन कार्य करा रहे हैं, केवल नाम उनका हो रहा है, लेकिन वो जो दबंग मुखिया जो कहा जा रहा है वही सारे वही कर रहे हैं। और आज भी जैसा कि सुधीर सर ने भी कहा कि जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को जागने की ज़रूरत है। और अभी भी वैसे बहुत जो लोग हैं जो अभी भी नहीं जागे हैं कि हम चुनाव में आ गए तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और जो भी समाज का विकास हो तो अपने दिलो दिमाग से ही सोचकर कार्य करना है, न कि जो वो दबंग मुखिया है उनके इशारे पर। मेरा मतलब पूछने का मतलब यह था कि क्या आप वैसे आप किसको स्पेस देते हैं? उस दबंग मुखिया को स्पेस देते हैं कि जो वास्तव में जीता है उसको स्पेस देते हैं? ये जी जी नहीं, वो तो उनको तो स्पेस देना ही नहीं है जो दबंग मुखिया है और वो जिताने का कार्य किया है, क्योंकि जो भी वहाँ है, कल भी वो चुनाव जीते थे तो लोग पर दबंगाई ही किए थे, और लोग को जो मिलना चाहिए लाभ जो दिए है, अगर कोई दबे कुचले लोगों का आरक्षण देकर उठाना चाह रही है तो उसका उनको लाभ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ अपवाद ऐसे हमेशा रहेंगे कि कुछ, लेकिन ये कम ही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक संख्या है। हाँ, कुछ अपवाद तो हमेशा ही रहेंगे कि कुछ जगहों पर ऐसी शिकायतें आई, लेकिन वो भी धीरे धीरे बदल जाएगी बात। तो मैं पैकअप करना चाहूँगा, लेकिन सुधीर सर के एक अंतिम टिप्पणी के साथ कि जो नए युवा चुनाव में आने वाले हैं उनके लिए एक लाइन में कोई संदेश कि वो मतलब क्या करे, क्या विजन लेकर आए? सभी जो चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं उन्हें मेरी ओर से शुभकामनाएं तो है ही, साथ ही संदेश, अगर मैं उस लायक नहीं कुछ संदेश दे सकूं, लेकिन ये कि आप पंचायती राज को बेहतर तरीके से समझिए। पंचायती राज मतलब है कि लोकतंत्र का अति लोकतंत्रीकरण एक तरह से कर देना, और पंचायती राज में सबसे जो अहम चीज़ है वो है आम सभा, ग्राम सभा।
ग्राम सभा को सशक्त कीजिए और सबको साथ लेकर के सहमति बना करके आगे बढ़िए, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए, दकियानूसी विचारों के लिए, इन सब के लिए जगह नहीं हो, कोई लोभ प्रलोभन दबाव नहीं हो। और वाकई में ये बताइए कि हाँ आप जनता के प्रतिनिधि हैं, और इस चीज़ को, पंचायती राज अधिनियम को बहुत बढ़िया से जरूर पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। दोनों विद्वानों के से बात करने के बाद पूरे इस परिचर्चा का एकदम निष्कर्ष का ये लबोलुआब यह है कि नॉलेज इज पावर। आप नॉलेज बढ़ाते रहिए, आपको इस चैनल पे आपके लिए नॉलेज की बातें हमेशा बताई जाए ना, तो इसी तरह की परिचर्चा मैं आयोजित करते रहूंगा। और दोस्तों, आप कोई वीडियो मिस नहीं करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाला बटन घंटा आप जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।